आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास हायर सेकेंडरी बोर्ड का जो इंग्लिश टेक्स्ट बुक है, युवक भारती जो टेक्स्ट बुक है उसमें का फर्स्ट लेसन यूनिट 1 में जो फर्स्ट लेसन है 1.1 एंड एस्ट्रोलॉजर्स डे, ये हम हिंदी में पढ़ने जा रहे हैं विथ मी प्रोफेसर नीता गायकवाड़। सो लेट्स स्टार्ट फॉर टुडेज लेक्चर। यहाँ पे देखिए इंग्लिश युवक भारती स्टैंडर्ड 12th का टेक्स्ट बुक है ये। इसमें पहला जो हमारा लेसन है, दिस इज एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, दिस इज रिटन बाय आर के नारायण जी। इनका थोड़ा सा हम इंफॉर्मेशन ले लेते हैं अबाउट हिम। His time period was 1906 to 2001. Rasipuram Krishnaswamy Iyer Narayanan Swamy was one of the best known novelists among Indian English writers. उनका जो नाम था वो था रासीपुरम कृष्णस्वामी अय्यर नारायण स्वामी। वो एक बेस्ट नोन नॉवेलिस्ट हैं। हमारे जो जितने भी इंग्लिश इंडियन इंग्लिश राइटर्स है उसमें वो बहुत ही वेल नोन नॉवेलिस्ट है। He is the author of 14 novels. उन्होंने 14 novels लिखे, 5 volumes of short stories and a number of travelogues, and has a collection of non-fiction to his credit. He also wrote his memoir. My Days 1975. नारायण created the imaginary town of मालगुडी। ठीक है, मालगुडी डेज जो हम अभी देखते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ उस पे अभी कैरेक्टर्स उसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैरेक्टर्स है, उसके ऊपर अलग अलग शो भी निकल रहे हैं हर एक स्टोरी पे। सो दिस इज रिटन बाय आर के नारायण जी। Where realistic character is typically Indian setting lived, aimed unpredictable events. His stories are grounded in compassionate humanism and celebrated the humor and energy of ordinary life. ठीक है, his stories are characterized by a simple style and subtle humor. ये देखिए, ये नारायण जी का फोटो है यहाँ पे। Narayan was introduced to American reader in 1952 by the Michigan State University Press. This include Swamy and Friends, The Bachelor of Arts 1937, The Dark Room 1938, and Astrologer's Day and Other Stories 1947, Mr. Sampath 1949, The Financial Expert 1954, Waiting for the Mahatma 1955, The Guide 1958, and many other books. His novel The Guide, जिनका जो गाइड नॉवेल है उसने उनको द साहित्य अकादमी अवार्ड 1960 में मिला था। द मोस्ट कविटेड लिटरेरी ऑनर इन इंडिया। हिज राइटिंग इज डिस्टिंग्विश्ड बाय ह्यूमर एंड unoffending irony, a unique Indianness, and a simplicity which is utterly charming and authentic. Narayan typically portrays the peculiarities of human relationships and the ironies of Indian daily life. उनके लेखन संग्रह में जो भारतीय जीवन शैली है वो, और जो सिंपलिसिटी है, रहन सहन जो होता है, उसका उल्लेख ज्यादा से ज्यादा किया गया है। His style is graceful, marked by genial humor, elegance and simplicity. उनका जो राइटिंग था, उनका जो लिखन था, उसमें देखिए कि सिंपलिसिटी है, एकदम सिंपलिसिटी यानी कि सादापना, एलिगेंस यानी कि ब्यूटीफुलनेस, एंड ह्यूमर यानी कि कॉमेडी, यानी कि उनकी कविताएं या फिर उनके जो लेसन्स है, जो नॉवेल्स है, वो पढ़ते समय इंसान खुद ब खुद हंसने लगता है। तो देखिए उसमें का ही ये पहला टॉपिक है हमारा, एन एस्ट्रोलॉजिस्ट डे, द फर्स्ट लेसन एन एस्ट्रोलॉजिस्ट डे। दिस इज रिटन बाय आर के नारायण जी। हमने आर के नारायण जी के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन यहाँ पे ले ली है। सो लेट्स स्टार्ट। कावरी का मैं आपको मीनिंग बताती हूँ। यहाँ पे देखिए आपके टेक्स्ट बुक का ये पूरा मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पे डाला है। हर एक पैरा का मैंने हिंदी में भी मीनिंग दिया आपको समझ में आने के लिए आसानी हो। कावरी या सी एनिमल यानी कौड़िया जो रहती है समंदर में, तो उसको बोलते हैं कावरी। ऑब्स्कर यानी कि डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए बहुत ही मुश्किल होना। मिस्टिक, समथिंग दैट रिलेट्स टू सुपरनैचुरल पावर्स एंड इज नॉट इजीली अंडरस्टूड, यानी कि ऐसी चीज जो समझने के लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो या फिर कुछ तो रहस्यमय। पल्मायरा, काइंड ऑफ पाल्म। पल्मायरा यानी कि क्या, कि पल्मायरा ये जो पुराने जमाने में राइटिंग के लिए एक वृक्ष था, उसका यूज किया जाता था राइटिंग के लिए। सो इट्स कॉल्ड पल्मायरा। एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, पंक्चुअली एट मिड डे ही ओपन हिज बैग। मिड डे यानी कि क्या, मध्याह्न। पंक्चुअली एट मिड डे ही ओपनड हिज बैग एंड स्प्रेड आउट हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट। मध्याह्न में उसने अपना थैला खोला और अपने पेशेवर उपकरण फैलाए। प्रोफेशनल इक्विपमेंट यानी कि पेशेवर उपकरण, स्प्रेड यानी के फैलाना। विच कंसिस्टेड ऑफ अ डजन काउरी शेल्स, जिसमें 1 दर्जन कौड़ी के गोले। कंसिस्टेड यानी के होना, जिसमें क्या था, डजन काउरी शेल्स, और डजन काउरी शेल्स यानी 1 दर्जन कौड़ी के गोले। अ स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ, एक
कपड़े का एक चौकोर टुकड़ा विथ ऑब्सकर मिस्टिक चार्ट ऑन इट। यहाँ पे देखिए समझने के लिए ऑब्सकर यानी कि समझने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट, एंड मिस्टिक यानी कि रहस्यमयी, कुछ तो समझ में आने के लिए डिफिकल्ट लेकिन रहस्यमयी। वो उनके पास एक कपड़े के ऊपर एक स्पष्ट सा चार्ट निकाला था, नोटबुक एंड बंडल ऑफ पल्मायरा राइटिंग, और एक तरह का पल्मायरा लेखन का बंडल उनके पास था। हिज फॉरहेड, देखिए स्टूडेंट्स, फॉरहेड यानी कि माथा, हिज फॉरहेड वाज रेस्प्लेडेंट विथ सैक्रेड ऐश एंड वर्मलियन। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आपको मैंने बताया कि फॉरहेड यानी क्या, फोरहेड यानी होता है अपना माथा। हिज फोरहेड वॉज रेस्प्लेडेंट यानी कि चमक उठा, किससे, विथ सैक्रेड ऐश यानी कि पवित्र राख, एंड वर्मलियन, देखिए फ्रेंड्स वर्मलियन यानी सिंदूर, सिंदूर से चमक उठा, एंड हिज आईज स्पार्कल्ड विथ अ शार्प एबनॉर्मल ग्लीन which was really an outcome of a continual searching look for customers। और उसकी आंखें एक तेज असामान्य चमक के साथ चमक रही थी, जो वास्तव में ग्राहकों के लिए एक निरंतर खोज के परिणाम था। यानी कि उसके आंखों में तेज एक चमक था, और उसे देखकर सामने वाले ग्राहक क्या करता था, बट विच इज सिंपल क्लाइंट्स टुक टू बी अ प्रोफेटिक लाइट एंड फेल्ट कंफर्टेड, कि उसके जो सरल ग्राहक थे उन्होंने सोचा कि उन्हें बहुत ही धन्य ज्योतिषी मिले, ऐसा वह सोचते थे। द पावर, नेक्स्ट देखेंगे, द पावर टुक टू बी अ प्रोफेटिक लाइट एंड फेल्ट कंफर्टेड, उनकी आंखों की शक्ति काफी हद तक उनकी स्थिति से बड़ी थी। The power of his eyes was considerably enhanced by their position, placed as they were between the painted forehead and the dark whiskers which stream down his cheeks। यहाँ पे देखिए, यानी कि क्या, कि उनकी आंखों की शक्ति काफी हद तक उनकी स्थिति से बड़ी थी, क्योंकि उनकी आंखें चित्रित माथे, यानी कि उनका जो माथा था जिस पर भभूत लगाया था, एंड उनकी जो मूछें थी, उनकी बहुत बड़ी मूछें थी, तो यहाँ उनकी आंखें चित्रित माथे और अंधेरे मूछों के बीच थी। उनकी आंखें जो चमकने वाली आंखें थी, द पावर ऑफ हिज आईज वाज कंसिडरेबली एनहांस्ड बाय देयर पोजीशन प्लेस्ड एज दे वर बिटवीन, यानी कि कहा उनकी आंखें किसके बीच में थी, द पेंटेड फोरहेड, यानी कि उनका जो माथा था भभूत से लगाया हुआ जो माथा, एंड द डार्क विस्कर यानी कि उनकी मूछे, बहुत घनी मूछे, विच स्ट्रीम डाउन हिज चिक्स, जो उनके गालों पर चारों तरफ फैली हुई थी। even a half-wit's eyes would sparkle in such a setting। ठीक है, यानी कि यहाँ तक कि एक अर्धबुद्धि की आंखें भी इस तरह की चपेट में आ जाती हैं। यानी कि सामने वाले को ऐसा लगता था, यार ये तो बहुत बड़े बाबा लगते हैं, बहुत ज्ञानी बाबा लगते हैं, उनका जो अवतार था वो देख के। To crown the effect, he wound a saffron colored turban around his head। प्रभाव की ताजपोशी के लिए उसने अपने सिर के चारों ओर केसरिया रंग की पगड़ी बांधी थी। To crown the effect, he wound यानी बांधना, सैफरन कलर टर्बन अराउंड हिज हेड, अपने माथे के ऊपर सैफरन कलर यानी कि केसरिया रंग का टर्बन यानी पगड़ी उन्होंने बांध रखी थी। दिस कलर स्कीम नेवर फेल्ड, और यह उसकी रंग की योजना कभी असफल नहीं हुई थी। People were attracted to him as bees are attracted to cosmos or dahlia stalks। लोग उसकी ओर इस तरह आकर्षक होते थे जैसे मधुमक्खियां कॉस्मोस या डहलिया की डंडल या की डाली की ओर आकर्षित होती थी। ठीक है, he sat under the boughs of a spreading tamarind tree which flanked a path running through the town hall park। वह फैलते हुए इमली के पेड़ की आड़ में बैठ गया जो टाउन हॉल पार्क से होकर गुजरता था। टैमरिन ट्री यानी कि इमली का वृक्ष, स्प्रेड यानी कि फैलना, जो फैला हुआ टैमरिन वृक्ष था, इमली का पेड़ था, उसकी आड़ में वो बैठ जाता था। यानी वो कहाँ पे था, विच फ्लैंक्ड अ पाथ रनिंग थ्रू द टाउन हॉल पार्क, जो टाउन हॉल पार्क से होकर गुजरता था। फ्लैंक्ड अ पाथ यानी होकर गुजरना। इट वॉज अ रिमार्केबल प्लेस इन मेनी वेज, यह कई मायनों में एक उल्लेखनीय जगह थी। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो वर्ड्स हैं, रेस्प्लेडेंट यानी कि रेस्प्लेडेंट कहाँ पे हमने पीछे पढ़ा, राइट। रेस्प्लेडेंट का मतलब होता है समथिंग दैट रिलेट्स टू सुपरनेचुरल पावर्स एंड इज नॉट इजीली अंडरस्टूड। सॉरी, ब्राइट, डैजलिंग एंड इंप्रेसिव। रेस्प्लेडेंट यानी कि तेजस्वी, एनहांस्ड यानी कि एनहांस्ड यानी इंक्रीज, बढ़ना। ओके, यह शब्द के मीनिंग्स हैं। आगे की तरफ बढ़ते हुए यहाँ पे देखिए, क्राउड वॉज ऑलवेज मूविंग अप एंड डाउन दिस नैरो रोड फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट। बढ़ती भीड़ हमेशा रात
तक इस संकरीय सड़क पर ऊपर नीचे चलती रहती थी। A variety of trades and occupations was represented all along its way। सभी तरह के ट्रेंडों और व्यवसाय का प्रतिनिधित्व किया गया था। यहाँ पे कौन कौन से व्यवसाय चलते थे देखिए, मेडिसिन सेलर्स यानी कि दवा विक्रेता, सेलर्स ऑफ स्टोलन हार्डवेयर, चोरी के हार्डवेयर, एंड जंक, सेलर्स ऑफ स्टोलन हार्डवेयर एंड जंक यानी कि चोरी के हार्डवेयर और कबाड़ बेचने वाले। उसके बाद आगे का वर्ड क्या है, मैजिशियन यानी कि जादूगर, एंड अबोव ऑल और सबसे ऊपर एन ऑक्शनर ऑफ चीप क्लोथ, सस्ते डाट का एक नीलाम करता, जिसने यहाँ पे देखिए हु क्रिएटेड इनफ दिन ऑल डे टू अट्रैक्ट द होल टाउन, जिसने पर्याप्त दिन बनाया पूरे दिन पूरे शहर को आकर्षित करने के लिए। नेक्स्ट टू हिम इन, ठीक है, अभी उसी के बाजू में वॉसिफरनेस, ठीक है, वॉसिफरनेस यानी बीइंग लाउड एंड नॉइजी यानी कि बहुत शोर शराबा करना, केम अ वेंडर ऑफ फ्राइड ग्राउंडनट, उसी के बाजू में उसी शोर में उसके आगे तली मूंगफली का यानी कि मूंगफली बेचने वाला एक विक्रेता आया, ठीक है, who gave his wear a fancy name each day, और जिसने अपनी चीजों को प्रत्येक दिन एक नया नाम दिया। फैंसी नेम देना यानी कि नया नाम दिया। वो क्या नाम देता था मूंगफली वाला अपने ठेले को, कॉलिंग इट बॉम्बे आइसक्रीम, जैसे कि बॉम्बे आइसक्रीम। वन डे एक दिन वो क्या बोलता था, बॉम्बे आइसक्रीम, एंड ऑन द नेक्स्ट डे वो बोलता था दिल्ली अनमन, और दूसरे दिन कहता था कि दिल्ली के बादाम, एंड तीसरे दिन वो बोलता था राजा डेलिकेसी, और तीसरे दिन राजा के सुंदर पकवान, एंड सो फॉर्थ। और इसी तरह वो लोगों को अलग अलग नाम अपने ठेले को देकर आकर्षित करने का प्रयास करता था। एंड पीपल फ्लॉक टू हिम, और लोग उसके पास आते रहे। A considerable portion of this crowd dallied before the astrologer too। dallied यानी क्या, wasted time just hanging around, यानी कि जो भी लोग वो मूंगफली वाले के पास आते थे उसमें से उस भीड़ का काफी हिस्सा ज्योतिषी के पास भी जाता था। The astrologer transacted his business by the light of a flare which crackled and smoked up, ठीक है, यानी कि ज्योतिषी आग जलने के लिए एक लकड़ी जलाता था। द एस्ट्रोलॉजर ट्रांजेक्टेड हिज बिजनेस बाय द लाइट ऑफ अ फ्लेयर व्हिच क्रैकल्ड एंड स्मोक्ड अप अबव द ग्राउंड, यानी कि ज्योतिषी क्या करता था, आग जलाने के लिए लकड़ियां जलाता था जिसकी क्रैकलिंग ऐसी आवाज आती थी और वह धुआं उस थैली वाले के ऊपर से जाता था, ठीक है। द एस्ट्रोलॉजर ट्रांजेक्टेड हिज बिजनेस बाय द लाइट ऑफ अ फ्लेयर व्हिच क्रैकल्ड एंड स्मोक्ड अप अबव द ग्राउंड नट हिप नियर बाय, ग्राउंड नट हिप नियर बाय यानी कि वो थे जो मूंगफली वाला था उसके ऊपर से वो धुआं निकल जाता था। half the enchantment of the place was due to the fact that it did not have the benefit of municipal lightning। enchantment यानी कि magical effect और charm यानी कि कुछ तो जादू या परिणाम होना। the half the enchantment of the place was due to the fact that it did not have the benefit of municipal lightning, यानी कि वहां उस जगह का आधा आकर्षण इस तथ्य के कारण था कि वहां पे बिजली ही नहीं थी। पहली बात तो द प्लेस वॉज लिट अप बाय द शॉप लाइट्स, जगह जगह दुकान की वहां पे बत्तियां जलती रहती थी। वन और टू हैड हाइजिंग गैस लाइट्स, यानी एक या दो के पास गैस लाइट्स थे। सम हैड नेक्ड फ्लेयर स्टक ऑन पोल्स, कुछ लोगों ने खंबे पे ही आग जलाकर मशाल की तरह टांग दी थी। सम वर लिट अप बाय ओल्ड साइकिल लैम्प्स, किसी ने साइकिल लैम्प जलाकर रखे थे। एंड वन और टू, और एक या दो, लाइक द एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषी की तरह जो एक या दो लोग थे, मैनेज्ड विदाउट लाइट्स ऑफ देयर ओन, दूसरे के लाइट पे ही वो काम चलाते थे। इट वाज अ bewildering crisscross of a light rays and moving shadows। यहाँ पे देखिए जो दूसरे की लाइट पे जो काम चलाते थे ज्योतिषी की तरह जो वहां पे एक दो लोग थे, यह प्रकाश किरणों और चलती छायाओं की एक अचंभित करने वाली जगह बन चुकी थी, ठीक है। bewildering यानी कंफ्यूजिंग यानी कि अचंभित करने वाली, बैफलिंग यानी कि इंसान को आश्चर्यचकित करने वाली। आगे पढ़ेंगे। This suited the astrologers very well for the simple reason that he had not in the least intended to be an astrologer when he began life। देखिए यह ज्योतिषी के लिए अनुकूल था, राइट, क्योंकि उसने कभी ये चाहा नहीं था कि वो ज्योतिष बन जाए और वो लोगों को बेवकूफ बनाने वालों में से एक था, ठीक है। टू बी एन एस्ट्रोलॉजर व्हेन ही बिगैन लाइफ, दिस सूटेड द एस्ट्रोलॉजर वेरी वेल, यह ज्योतिषी के लिए अनुकूल था।
for the simple reason that he had not in the least intended to be astrologer when he began life, and he knew no more of what was going to happen to others than he knew what was going to happen to himself next minute. यह ज्योतिषी के लिए अनुकूल था क्योंकि पहले उसने कभी ये चाहा नहीं था कि वो ज्योतिष बन जाए, और लोगों को बेवकूफ बनाने वालों में से वह एक था। वो अगले मिनट खुद के साथ क्या होने वाला है ये नहीं जानता था, और उसके पास आने वाले लोगों का वो क्या बताता, और ये बात सिर्फ उसको ही पता थी। फिर भी उन्होंने ऐसी बातें कही जिन्होंने सभी को प्रसन्न किया और आश्चर्यचकित किया। ठीक है। He was as much stranger to the stars as were his innocent customers. Yet he said things which pleased and astonished everyone. फिर भी उसको नॉलेज नहीं था, फिर भी वो ऐसी बातें कस्टमर को बताता था जिससे कि लोग प्रसन्न हो जाते थे और आश्चर्यचकित हो जाते। ऐसी कौन सी बातें वो करता था? That was more a matter of study. Okay, यह एक अभ्यास का परिणाम था। That was more a matter of study, practice and shrewd guesswork. ठीक है, यह अध्ययन, अभ्यास और चतुर अनुमान का विषय था। श्रूड, यहाँ पे देखिए, श्रूड यानी गुड एट जजिंग पीपल, क्लेवर यानी कि चतुर अनुमान लगाना। सभी समान, ठीक है, ऑल द सेम यानी कि सभी समान। इट वॉज एज मच एज ऑनेस्ट मैन्स लेबर एज एनी अदर, सभी समान, यह किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह श्रम ही कर रहा था। एंड ही डिजर्व द वेजेस ही कैरिड होम एट द एंड ऑफ डे, और वह दिन के अंत में घर पर किए गए मजदूरी के हकदार थे। यानी कि वो जो श्रम करता था वो दूसरों लोगों की तरह ही काम करता था, भले वो लोगों को झूठ बोल के ही इंफॉर्मेशन देता था। वो जो रियल में तो वो साधु नहीं था, लेकिन वो उसकी रोजी रोटी थी, उसने वो सीख लिया था कि लोगों को कैसे बेवकूफ बनाना है, लेकिन वो जो दिन भर करता था वो भी उसका एक श्रम था। एंड वेजेस यानी कि उसको जो दिन भर का पैसा मिलता था वो लेके वो एट द एंड यानी कि दिन के अंत में घर पर निकल जाता था। The next, he had left his village without any previous thought or plan. उसने अपना गांव छोड़ते समय ऐसा कुछ सोचा नहीं था। If he had continued there, he would have carried on the work of his forefathers. और यदि वह वहीं पे रहता अपने गांव में, तो वो अपने पूर्वजों के काम पर ही चलता, यानी फिर जो उनके पूर्वज करते थे वही काम वो करता। ठीक है, जैसे कि नेमली, जैसे कि टिलिंग द लैंड यानी कि खेत को जोतना, टिलिंग करना यानी खेत जोतना, लिविंग, मैरिंग एंड रिपनिंग। ठीक है, लिविंग यानी रहना, मैरिंग यानी शादी करना, रिपनिंग इन हिज कॉर्नफील्ड एंड एंसेस्ट्रल होम, और वो उसके मकई की खेती करता होता अगर वो गांव में ही रहता। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। बट दैट वॉज नॉट टू बी, लेकिन उसे किसी लेकिन ऐसा नहीं था। ठीक है, बट दैट वॉज नॉट टू बी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। आगे पढ़ेंगे। ही हैड टू लीव होम विदाउट टेलिंग एनीवन, उसे किसी को बताए बिना ही घर छोड़ना पड़ा था। एंड ही कुड नॉट रेस्ट टिल ही लेफ्ट इन बिहाइंड अ कपल ऑफ 100 माइल्स, और वो वापस नहीं जा सका क्योंकि वो 100 मील अपने गांव से 100 मील 200-300 मील दूर आ चुका था। एंड ही कुड नॉट रेस्ट टिल ही लेफ्ट इन बिहाइंड अ कपल ऑफ 100 माइल्स। टू अ विलेजर इट इज अ ग्रेट डील, लेकिन एक गांव वाले के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है। एज इफ एन ओशन फ्लॉड बिटवीन, जैसे कि वो जिस जगह पे अभी आ चुका था, अपना गांव 200-300 मील दूर छोड़ के, और उसका गांव और वो अब जिस जगह पे था उनके बीच में कोई बड़ा समंदर है, इसके समान उसको लग रहा था। ठीक है, he had a working analysis of mankind's troubles. आदमियों के परेशानियों को समझ लिया था उसने, आदमियों की परेशानियों को समझ लिया था, जैसे कि मैरिज यानी कि शादी, मनी यानी पैसा, एंड द टैंगल्स ऑफ ह्यूमन टाइज, और मानव के जीवन के जो झमेले होते हैं, जो डिफरेंट टैंगल्स होते हैं। ठीक है, लॉन्ग प्रैक्टिस हैड शार्पन हिज परसेप्शन, लॉन्ग प्रैक्टिस यानी कि उसको लॉन्ग प्रैक्टिस हैड शार्पन हिज परसेप्शन, within a 5 minutes he understood what was wrong, he charged 3 pies per। अभी देखिए, मानव के जीवन के जेल झमेले, शादी, पैसा और जितनी भी परेशानियां था, तो धीरे धीरे उसको समझने का अंदाज उसको निखर गया था, और 5 मिनट के भीतर ये वो समझ जाता था कि जो उसके पास ग्राहक आया है उसकी परेशानी क्या है। यहाँ पे देखिए, पाइस का मीनिंग हम समझेंगे अभी। दिस इज द सेंटेंस, he charged 3 pies per, he charged 3 pies per question। वह हर प्रश्न पूछने के लिए 3 पाई लेता था। अभी उस जमाने में
पाई, आना, इस तरह का करेंसी था। अभी रुपया है, ठीक है। तो पहले का जो करेंसी था पाई, आना, इस तरह से था। तो एक प्रश्न के लिए वो 3 पाई लेता था। नेवर ओपन हिज माउथ टिल द अदर हैड स्पोकन फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स, और तब तक चुप बैठता था, 10 मिनट तक सब कुछ सुनता था, जब तक कि सामने वाला उसको ढेर सारी इंफॉर्मेशन ना दे। विच प्रोवाइडेड हिम इनफ स्टफ फॉर अ डजन आंसर्स एंड एडवाइसेस। यहाँ पे देखिए, वह प्रति प्रश्न 3 पाई लेता था और 10 मिनट तक सब कुछ सुनता रहता था, और इससे उसे सामने वालों को क्या जवाब देना है, जो उसे 1 दर्जन से अधिक जवाब और सलाह, यह पूरी तरह से समझ आ जाता था। सामने वाले इंसान को 10 मिनट तक सुनता रहता था, कुछ बोलता नहीं था, इससे उसको पूरी आइडिया आ जाती थी कि इसको अभी इसके क्वेश्चन के हमें क्या आंसर देने हैं। When he told the person before him, जब उसने अपने सामने वाले व्यक्ति को उसकी हथेली को देखते हुए कहा, when he told the person before him, gazing at his palm, palm यानी हथेली, gazing यानी देखना, वो हथेली देख के बताता, in many ways you are not getting the fullest result for your efforts। ठीक है, वो क्या बोलता था? इन मेनी वेज यू आर नॉट गेटिंग द फुलेस्ट रिजल्ट फॉर योर एफर्ट्स, यानी कि वो सामने वाले की हथेली देख के ये बोलता था कि कई तरीकों से आपको अपने प्रयासों के लिए पूर्ण परिणाम नहीं मिल रहे, आप जितनी भी कोशिश कर रहे हैं उसका पूरा फल आपको नहीं मिल रहा है। ठीक है, और आगे जाके वो बोलता था 9 आउट ऑफ 10 वर डिस्पोज टू एग्री विथ हिम, और 10 में से 9 लोग तो इस बात से एग्री हो जाते थे। ठीक है, और ही क्वेश्चन इज देयर एनी वुमन इन योर फैमिली, और वो एक प्रश्न पूछता था। ठीक है, आगे का प्रश्न उसका क्या होता था कि क्या आपके परिवार में कोई महिला है। इज वो उसका प्रश्न क्या होता था, इज क्या आपके परिवार में कोई महिला है, इज देयर एनी वुमन इन योर फैमिली, मे बी इवन ए डिस्टेंट रिलेटिव हु इज नॉट वेल डिस्पोज्ड टुवर्ड्स यू। ठीक है, यानी कि क्या आपके परिवार में ऐसी कोई महिला है, शायद दूर का रिश्तेदार भी है, जो आपके प्रति अच्छा नहीं है। और ही गेव एन एनालिसिस ऑफ कैरेक्टर, और उसने चरित्र का विश्लेषण देते हुए वो कहता था, मोस्ट ऑफ योर ट्रबल्स आर ड्यू टू योर नेचर, कि आपकी अधिकांश परेशानियां ये आपके स्वभाव के कारण है। इस तरह से ज्योतिष वो आगे के सामने के जो उसके कस्टमर होते थे उनकी हथेली देखते हुए बोलता था। हाउ कैन यू बी अदरवाइज विथ सैटर्न वेयर ही इज, वरना शनि तुम्हारे घर में कैसे आके बैठा होता। यू हैव एन इम्पेटियस नेचर एंड अ रफ एक्सटीरियर, तुम्हारा जो स्वभाव है वो चंचल है और तुम ऊपर से खराब भी लगते हो। दिस एंडेड हिम टू देयर हर्ट्स इमीडिएटली, और इन चीजों से सामने वाला उनपे तुरंत विश्वास कर लेता था। फॉर इवन द माइल्डेस्ट ऑफ अस लव्स टू थिंक दैट ही हैज अ फॉरबिडिंग एक्सटीरियर, यहाँ तक कि हम में से कोई भी इन बातों पर फटक से यकीन कर लेता है अगर कोई ऐसी बात करता है। इम्पेटियस यानी इम्पल्सिव, यानी कि जिसपे यानी कि चंचल स्वभाव, एंडेड यानी कि मेड लाइकेबल यानी कि खराब लगना। ठीक है, सॉरी, इम्पेटियस यानी कि चंचल मन, एंड दिस एंडियड हिम टू देयर हर्ट्स इमीडिएटली, इससे क्या होता था कि तुरंत सामने वाला उस पर विश्वास कर लेता था। आगे का पैरा पढ़ेंगे अभी हम। ठीक है, द नट्स वेंडर ब्लू आउट हिज फ्लेयर एंड रोज टू गो टू होम, अभी मूंगफली वाले ने आग बुझाकर घर जाने के लिए निकल गया। शाम का टाइम हो गया, मूंगफली वाला अपना ठेला बंद करके निकल रहा है। दिस वॉज अ सिग्नल फॉर द एस्ट्रोलॉजर टू बंडल अप टू, यह एस्ट्रोलॉजर यानी ज्योतिषी के लिए भी एक इशारा था, एक संकेत था कि अभी घर जाने का टाइम हो चुका है, तो अभी अपना सामान बांधने के लिए ले लो। Since it left him in darkness except for a little shaft of green light which strayed in from somewhere and touched the ground before him, यानी कि एक हरी रोशनी थी, हरी रोशनी का एक छोटा सा किरण जो भटक पर जमीन पे आके पड़ता था, उसने अपने कोड़ी, जब वो किरण जमीन पे आके पड़ता था तो उसकी रोशनी में वो क्या करता था, अपने कोड़ी के गोले और सामान को उठाकर वापस बैग में डालता था। ठीक है, he picked up his cowrie shells and paraphernalia and was putting them back into his bag when the green shaft of light was blotted out, जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि जैसे ही ग्रीन कलर की लाइट यानी हरी कलर की रोशनी वहां पे पड़ती थी, उसको समझ में आता था कि अभी घर निकलने का टाइम हो चुका है, वक्त हो चुका है, और उस रोशनी के, वो हरी रोशनी के इस पे लाइट में वो क्या करता था, अपना पूरा सामान बांधकर निकलने की कोशिश कर रहा है। He looked up and saw a man standing before him, जब वो निकल रहा था तो उसने क्या किया कि जो हरी रोशनी उसके सामने पड़ी थी, ज्योतिषी के सामने, उसमें थोड़ा धुंधलापन आ गया था और उसने ऊपर की तरफ देखा। He was putting them back
into his bag. When the green shaft of light was blotted out, he looked up. He looked up यानी कि उसने ऊपर की तरफ देखा. He looked up and saw, और देखा a man standing before him, कि उसके सामने एक आदमी खड़ा है. He sensed a possible client and said, उसको लगा कि यह इसका ग्राहक है, तो उसने क्या किया, देखिए ज्योतिषी ने उस आदमी को बोला, You look so careworn, तुम लोगों की परवाह करते करते थक गए हो. It will do you good to sit down for a while and chat with me. और आपके लिए यह अच्छा होगा कि थोड़ी देर बैठकर आप मेरे साथ बात कर लो. ओके. द अदर ग्रम्बल्ड सम रिप्लाई वैग्यूली. और दूसरा जो इंसान था उसने क्या किया कि अस्पष्ट रूप से वो कुछ तो बड़बड़ाया, मुंह में उसने कुछ तो बड़बड़ाया. द एस्ट्रोलॉजर प्रेस्ड हिज इन्विटेशन. ज्योतिष ने फिर उनसे बात की. अब ज्योतिष ने फिर अपनी बात दोहराई. वेयर अपॉन द अदर थ्रस्ट हिज पाल्म अंडर हिज नोज सेइंग. लेकिन उसने क्या किया, दूसरे आदमी ने अपनी हथेली को उसकी नाक के नीचे से जोर से दबाते हुए कहा, उसने ज्योतिषी से कहा कि यू कॉल योरसेल्फ एन एस्ट्रोलॉजर, क्या तुम अपने आप को ज्योतिषी कहते हो. यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे वोकैबुलरी का एक वर्ड है पैराफेरनियलिया, यानी कि अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल आर्टिकल्स यूज्ड इन अ पर्टिकुलर एक्टिविटी और पर्सनल पोजीशन, यानी उसकी जो छोटी छोटी चीजें थी वह. अभी आगे पढ़ेंगे हम. द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट चैलेंज्ड एंड सेड. ज्योतिषी को ऐसा लगा कि ये तो मुझे चुनौती दे रहा है. टिल्टिंग द अदर्स पाम टूवर्ड्स द ग्रीन शाफ्ट ऑफ लाइट. तो उसने क्या किया, उसका हाथ पकड़ा और वो हरी रोशनी के प्रकाश में देखते हुए वो बंदे को उसने कहा, योर्स इज अ नेचर, तुम्हारा जो व्यक्तिमत्व है. ओ स्टॉप दैट. तो उस पे वो इंसान बोलता है, ओ, बीच में बोल देता है, छोड़ो भी, चलो छोड़ो भी. द अदर सेड, टेल मी समथिंग वर्थ वाइल. और बोलता है कि कुछ और बोलो. टेल मी समथिंग वर्थ वाइल, और कुछ बोलो कि जिससे मैं खुश हो जाऊं, ऐसी कुछ बात कहो, ऐसा बोल देता है वो. आवर फ्रेंड फेल्ट पिक्विड. पिक्विड यानी क्या, इरिटेटेड, यानी कि इरिटेट हो जाना और किसी से बहुत चिढ़ जाना. ज्योतिषी मित्र, हमारा जो फ्रेंड है, यानी कि यहाँ पे ज्योतिषी का वर्णन किया है. आवर फ्रेंड फेल्ट पिक्ड, यानी कि ज्योतिषी मित्र गुस्से में आकर बोलते हैं कि आई चार्ज ओनली 3 पाइज पर क्वेश्चन. मैं एक प्रश्न पूछने के सिर्फ 3 पाई लेता हूँ. एंड व्हाट यू गेट आउट टू बी गुड इनफ फॉर योर मनी. और तुम्हारे जो पैसे है उसकी वसूली हो जाती है, जो कि मैं बात आपको बताता हूँ. 3 पाई के एक प्रश्न के 3 पाई लेकर मैं आपको जो बात बताता हूँ उससे तो आपके पैसों की वसूली हो जाती है. एट दिस द अदर विड्रू हिज आर्म टू आउट एन आना. तो अभी देखिए क्या होता है कि तो जो दूसरा आदमी है, वो अपना हाथ छुड़ाकर एक आना उसकी तरफ उछाल देता है. तो वो क्या करता है कि अपना हाथ छुड़ा लेता है ज्योतिषी के हाथ में से और एक आना उसकी तरफ उछाल देता है और क्या बोलता है, एट दिस द अदर विड्रू यानी निकाल लेना, हिज आर्म टुक आउट एंड आना निकाल लेता है एंड फ्लंग इट आउट टू हिम, और उसकी तरफ वो उछाल देता है. सेइंग आई हैव सम क्वेश्चंस टू आस्क, और बोलता है कि मेरे पास कुछ सवाल है आपको पूछने के लिए. इफ आई प्रूव यू आर ब्लफिंग यू मस्ट रिटर्न दैट आना टू मी विद इंटरेस्ट. अगर मैं साबित करता हूँ कि आप झांसा दे रहे हैं, ब्लफिंग यानी कि झांसा देना, धोखा देना. यू मस्ट रिटर्न दैट आना टू मी विद इंटरेस्ट. तो आपको उस आने को बैच के साथ मुझे वापस करना होगा. ठीक है. ब्लफिंग यानी कि मैंने आपको जैसे मीनिंग बताया, ब्लफिंग यानी कि झांसा देना, चालाकी करना. ठीक है. टिल्टिंग यानी कि मुंह के मुंह में कुछ तो बड़बड़ाना. अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे. इफ यू फाइंड माई आंसर सेटिस्फैक्टरी विल यू गिव मी 5 रुपीज. अभी ज्योतिषी क्या बोलता है उनको, अगर आपको मेरे उत्तर संतोषजनक लगे तो क्या आप मुझे 5 रुपए देंगे. नो. वो क्या बोलता है सामने वाला इंसान, नो. और विल यू गिव मी 8 आना. तो ज्योतिषी बोलता है तो फिर क्या आप मुझे 8 आना देंगे. ऑल राइट प्रोवाइडेड यू गिव मी ट्वाइस एज मच इफ यू आर रॉन्ग. तो अजनबी ने कहा ठीक है, मुझे शर्त मंजूर है. दिस पैक्ट वॉज एक्सेप्टेड आफ्टर अ लिटल फर्दर आर्ग्यूमेंट. द एस्ट्रोलॉजर सेंट अप, यानी कि वो कहता है कि मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है लेकिन तुम मुझे उसका दुगुना दोगे अगर तुम्हारी बात गलत साबित हुई तो. अभी देखो आगे क्या होता है फ्रेंड्स. द स्टोरी इज वेरी मच इंटरेस्टिंग. प्रेयर टू हेवन एज द अदर लिट अ चीरूट. ठीक है. थोड़ी देर बहस के बाद समझौता हो जाता है. ज्योतिषी ऊपर की तरफ देखता है और प्रार्थना करने लगता है. द एस्ट्रोलॉजर कॉट अ ग्लिम्स. देखिए द प्रेयर द एस्ट्रोलॉजर सेंट अप अ प्रेयर टू हेवन एज द अदर लिट अ चुरुट. जब ज्योतिषी ऊपर की तरफ देखकर प्रार्थना करने लगता है तो वो ग्राहक एक चुरुट जलाता है. चुरुट यानी कि उस टाइम तो बीड़ी का प्रकार था. सिगार यानी कि सिगरेट हम बोल सकते हैं. द एस्ट्रोलॉजर कॉट अ ग्लिम्स ऑफ हिज फेस बाय द मैच लाइट.
लेकिन जब ग्राहक वो चेरुट यानी कि वो सिगरेट जलाने के लिए माचिस जलाता है तब ज्योतिष को उसके चेहरे की एक झलक मिल जाती है। देयर वॉज अ पॉज एज कार्स हुटेड ऑन द देयर वॉज अ पॉज एज कार्स हुटेड ऑन द देयर वॉज अ पॉज एज कार्स हुटेड ऑन द रोड, यानी कि क्या, सड़क पर चलने वाली कारों और शोरगुल के बीच में एक हल्का सा ठहराव आ जाता है जब वो इंसान की शक्ल देख लेता है। जुट का ड्राइवर स्वर एट देयर हॉर्सेस, ठीक है, यानी कि जो जुट का ड्राइवर है वो स्वर एट देयर हॉर्सेस, वो शोरगुल के बीच में हल्का सा ठहराव आ जाता है और वो जो and the babbles of the crowd agitated the semi-darkness of the park. The others sat down, sucking his cheroot, puffing out, sat there ruthlessly the astrologer. यहाँ पे देखिए फ्रेंड, जब वो चेरोट सिगरेट जलाने के लिए वो अपनी माचिस निकालता है, वो सामने का उसका कस्टमर, तो उसके चेहरे की झलक ज्योतिष को मिल जाती है और सड़क पर चलने वाली कारों और शोरगुल के बीच में एक हल्का सा ठहराव आ जाता है क्योंकि वो उसकी शक्ल देख लेता है। तो इसका भी हमें अर्थ पता चलेगा आगे, जो उस माहौल को और भी तीव्र बना देता है और वो दूसरा ग्राहक वहां पर चेरुट पीकर धुआं फेंकते हुए निर्मम पूर्वक बैठा हुआ होता है। रूथलेसली यानी कि बहुत ही जैसे कि मूडी नहीं है और बहुत ही क्रूरता पूर्वक बैठना। यहाँ पे देखिए चेरुट का हमने अर्थ निकाला कि सिगरेट, ठीक है, ग्लिम्स यानी कि झलक, एंड झुटका यानी कि हॉर्स ड्राइवन कार्ट यानी कि शोरगुल। आगे पढ़ेंगे। चेरुट आगे पढ़ेंगे। Cherut puffing out sat there ruthlessly. The astrologer felt very uncomfortable. ज्योतिषी बहुत अस्वस्थ महसूस करता है। क्यों? क्योंकि वो उसका जो नेचर होता है वो बहुत ही निर्मता, एकदम ऐसे गुस्से में बैठा हुआ रहता है और देखता रहता है। ज्योतिषी बहुत ही अस्वस्थ महसूस करता है। एंड हियर टेक योर आना बैक, आई एम नॉट यूज टू सच चैलेंजेस। और ज्योतिषी उस इंसान को क्या बोलता है, ये ले लो बाबा, आप अपना आना वापस ले लो, मुझे इस तरह की चुनौतियों की आदत नहीं है। इट इज लेट फॉर मी टुडे, और आज मेरे लिए देरी हो चुकी है। ही मेड प्रिपरेशंस टू बंडल अप, और उसने अपनी गठरी बांधने की तैयारी कर ली है। इट द अदर हेल्ड हिज व्रिस्ट एंड सेड, तो दूसरे ने उसकी कलाई पकड़ ली ज्योतिष की और ज्योतिष को बोला, यू कांट गेट आउट इट ऑफ नाउ, अब तू यहाँ से नहीं जा सकता, क्योंकि अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते, अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते। एंड बोलता है, गठरी बनाने की जब ज्योतिष तैयारी करता है तो वो इंसान क्या करता है कि उसका हाथ पकड़ लेता है और उसको बोलता है कि अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते। You dragged me in while I was passing. You dragged me while I was passing. You dragged me in while I was passing, यानी कि मैं जब जा रहा था तब तुम मुझे यहाँ पे खींच के लेके आए हो। And the astrologer shivered in his grip and his voice shook and became faint. The astrologer यानी ज्योतिषी, जब वो उसका हाथ पकड़ लेता है ज्योतिषी का वो इंसान, तो शिवर्ड यानी के थरथरी, कपकपी आ जाना, his grip and his voice shook and became faint, और उसकी आवाज एकदम स्लो, एकदम कम हो जाती है और डूब जाती है। लीव मी टुडे, ज्योतिषी बोलता है कि आज मुझे जाने दो। आई विल स्पीक टू यू टुमारो, मैं कल वापस आऊंगा और आपसे बात करूंगा। चैलेंज इज चैलेंज, गो ऑन, लेकिन वो इंसान उसको बोलता है कि चुनौती चुनौती है, चुनौती तो चुनौती होती है, आगे बढ़ो, ठीक है। और वो बोलता है लेकिन गो ऑन। द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड विथ हिज थ्रोट ड्राइंग अप, देयर इज अ वुमन। वापस से ज्योतिषी ने क्या किया, उसका गला सूख गया था, वो वापस से उसकी जो थियरी थी, जो हर एक कस्टमर को बोलता है कि देयर इज अ वुमन, वो बोलने के लिए शुरुआत की उसने, एक महिला है। तो उसने क्या किया, जो इंसान उसके सामने था वो कस्टमर, वो बोला स्टॉप, सेड द अदर, तो रुक जाओ, दूसरे ने कहा रुक जाओ। आई डोंट वांट ऑल दैट, मुझे यह सब नहीं सुनना है, मुझे वह सब नहीं चाहिए। शैल आई सक्सीड इन माई प्रेजेंट सर्च और नॉट, मुझे सिर्फ यह जानना है कि मैं अपने हाल ही की खोज में सफल होऊंगा या नहीं। आंसर दिस एंड गो, इसका उत्तर दे दो और चले जाओ। अदरवाइज आई विल नॉट लेट यू गो, अन्यथा मैं तुम्हें तब तक जाने नहीं, अदरवाइज आई विल नॉट लेट यू गो। वो क्या बोलता है कि मैं तुम्हें तब तक जाने नहीं दूंगा जब तक तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं देते। टिल यू डिसगॉर्ज ऑल योर कॉइन्स, जब तक तुम अपने सारे
सिक्के जब तक तुम्हारे हलक से मैं सारे सिक्के ना निकालूं तब तक मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, इस तरह से वो धमकी देता है। द एस्ट्रोलॉजर मफर्ड अ फ्यू इनकॉन्शियस एंड रिप्लाइड। ठीक है, यहाँ पे देखिए डिसगॉर्ग यानी कि एल सरेंडर अंडर प्रेशर, यानी कि बहुत ही झुका हुआ महसूस करना, प्रेशर में महसूस करना। इनकैशंस यानी कि सपोजिटली मैजिकल वर्ड्स। अभी यहाँ पे देखिए द एस्ट्रोलॉजर मफर्ड अ फ्यू इनकैशंस एंड रिप्लाइड, तो ज्योतिषी ने ऐसे कुछ तो वर्ड्स बोले, कुछ तो बात बोली मुंह में, और वो बोला ऑल राइट आई विल स्पीक, ठीक है मैं बोलूंगा, बट विल यू गिव मी योर रुपी इफ व्हाट आई से इज कन्विंसिंग, लेकिन तुम्हें मुझे 1 रुपया देना होगा अगर मेरी बात सही लगे तो, अदरवाइज आई विल नॉट ओपन माई माउथ, अन्यथा मैं अपना मुंह नहीं खोलूंगा, एंड यू मे डू व्हाट यू लाइक, और तुमको जो करना है तुम कर सकते हो। आफ्टर अ गुड डील ऑफ हैगलिंग, एक अच्छे सौदे के बाद द अदर एग्रीड, एक अच्छे सौदे के बाद द अदर एग्रीड, द एस्ट्रोलॉजर सेड यू आर लेफ्ट फॉर डेड, एम आई राइट। उनके इस बात थोड़ी बहस हो गई और फिर उनका सौदा पक्का हो गया, एक बहस हो गई, उसके बाद एक अच्छे सौदे के बाद ज्योतिषी ने कहा कि उसको कहा यू आर लेफ्ट फॉर डेड, एम आई राइट, कि तुझे मरा हुआ मानकर छोड़ दिया गया था, क्या मैं सही हूँ। हैगलिंग यानी बार्गेनिंग, यानी कि बार्गेनिंग करना। नेक्स्ट है टेल मी मोर, तो वो क्या बोलता है, जो कस्टमर है वो बोलता है मुझे और बताओ। नाइफ हैज पास थ्रू यू वंस सेड द एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषी ने कहा एक बार किसी ने तुम्हारे अंदर चाकू उतार दिया था। गुड फेलो, ही बेड हिज चेस्ट टू शो द स्कार, बहुत बढ़िया कहकर उस इंसान ने क्या किया, अपनी छाती, अपनी कमीज खोलकर अपनी छाती के ऊपर जो घाव का निशान था चाकू का, वो ज्योतिषी को दिखाया और उसको बोला व्हाट एल्स, और बताओ। ठीक है, अभी उसको उत्सुकता जाग गई थी कि और क्या पढ़ना है, क्या सीखना है। एंड देन यू वर पुश्ड इनटू अ वेल नियर बाय इन द फील्ड, यू वर लेफ्ट फॉर डेड, और फिर आपको पास के कुएं में धकेल दिया गया। वेल यानी कि कुआं, पुश्ड यानी कि धकेल देना, नियर बाय यानी कि पास के, एंड देन यू वर पुश्ड इनटू अ वेल नियर बाय इन द फील्ड, यू वर लेफ्ट फॉर डेड, और आपको मरा हुआ छोड़कर कि उस कुएं में ढकल दिया गया। आई शुड हैव बीन डेड इफ some passerby had not chance to peep up into the wheel, तब वो इंसान क्या बोलता है, मैं तो मर ही जाता अगर एक वहां से जाने वाला इंसान कुएं में झांक कर नहीं देखता तो। एक्सक्लेम द अदर, उसने बोला। ओवरवेल्म बाय एंथुसियाज्म, एंथुसियाज्म यानी क्या, उत्साह। पासर बाय यानी गुजरने वाला, पास से गुजरने वाला। पीप यानी झांक कर देखना, ओवरवेल्म यानी उत्साह। ठीक है, ये वोकैबुलरी के मीनिंग्स हैं। व्हेन शैल आई गेट एट हिम, अब वो उसको बोलता है, ज्योतिषी को बोलता है कि अपनी मुट्ठी बांधते हुए पूछता है, उसको बहुत गुस्सा आ जाता है कि जिसने मुझे मारने की कोशिश की थी उससे मैं अब कब मिलूंगा। When shall I get at him? He asked, clenching his fist. Clenching यानी कि मुट्ठी बांधकर। In the next world, answered the astrologer. तब ज्योतिषी उसको क्या बोलता है कि तुम्हारी मुलाकात उसके साथ दूसरे संसार में होगी। He died 4 months ago in a far off town. Died यानी कि मर जाना। He died 4 months ago. 4 महीने पहले ही उसकी मृत्यु हो चुकी है, जिसको तुम ढूंढ रहे हो। ठीक है, तो the other groaned on hearing it. ठीक है, GRONED, ग्रॉन यानी कि आश्चर्यचकित होना। द अदर ग्रॉन्ड ऑन हियरिंग इट, यह सुनकर दूसरा वाला तो आश्चर्यचकित हो गया। द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड, और उसके आगे जाके एस्ट्रोलॉजर बोलता है, हमारा ज्योतिषी बोलता है, गुरु नायक उसको बोलता है, ग्रॉन्ड यानी कि कराह उठना, कराह कर उठना, और ये सुनकर वो दूसरा वाला कराह कर उठता है। उसके बाद ज्योतिषी आगे बढ़ के बोलता है, गुरु नायक, उसका नाम ले लेता है ज्योतिषी, गुरु नायक, यू नो माई नेम, द अदर सेड टेकन अ बैक, आप मेरा नाम जानते हैं। यह बोलकर वो जो आदमी है वो आश्चर्यचकित हो जाता है। ठीक है, टेकन अबैक यानी आश्चर्यचकित हो जाना। एंड ये जो ग्रोन्ड वर्ड है GROANED, इसका मतलब है करा उठना। आगे देखिए फ्रेंड, एज आई नो ऑल अदर थिंग्स गुरु नायक लिसन मी केयरफुली टू व्हाट आई हैव टू से, और ज्योतिषी बोलता है कि जैसे कि मैं अन्य सभी चीजों को जानता हूँ, गुरु नायक ध्यान से सुनो कि मुझे अब क्या कहना है। यूर विलेज इज 2 days जर्नी ड्यू नॉर्थ ऑफ दिस टाउन, इस शहर के उत्तर में तुम्हारे गांव को जाने के लिए 2 दिन का समय लगता है। टेक द नेक्स्ट ट्रेन एंड बी गॉन, दूसरी ट्रेन पकड़ लो, अभी आने वाली ट्रेन पकड़ लो और गांव चले जाओ। आई सी वंस अगेन ग्रेट डेंजर टू योर लाइफ इफ यू गो फ्रॉम होम, और अगर वापस आप घर से बाहर निकले, अगर तुम वापस अपने घर से निकलोगे तो आपके जान को खतरा हो सकता है। इस तरह से ज्योतिषी उसको बोलता है। ही टुक आउट अ पिंच ऑफ सैक्रेड ऐश, सैक्रेड ऐश का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, भभूत या फिर
राख। उसने एक चुटकी भभूत लेकर उसकी ओर दिया और कहा कि इसे अपने माथे पर रगड़ लो, ठीक है। He took out a pinch यानी कि चुटकी भर sacred ash and held it to him, उसके हाथ में पकड़ा दी। Rub it on your forehead and go home, उसको बोला कि इसको अपने माथे पर लगाओ और घर चले जाओ। Never travel southward again and you will live to be 100, never travel southward again and you live to be 100, और अगली बार वापस से भूल कर भी दक्षिण की ओर यात्रा मत करना, और दक्षिण की ओर यात्रा मत करना और तुम 100 साल जीवित रहोगे। अगर आपने घर फिर से घर छोड़ दिया तो आप नहीं रहोगे, लेकिन अगर आप वो दक्षिण की ओर वापस से नहीं आओगे तो आप 100 साल जियोगे। इस तरह से उसने उसको कहा, वाई शुड आई लीव होम अगेन, वो बोलता है कि मुझे फिर से घर क्यों छोड़ना पड़ेगा। द अदर से रिफ्लेक्टिवली, संदिग्धि से कहा, आई वॉज ओनली गोइंग अवे नाउ एंड देन टू लुक फॉर हिम, मैं तो कभी कभार घर छोड़ता था। क्यों छोड़ता था वो कभी कभार घर? कि आई वॉज ओनली गोइंग अवे नाउ एंड देन टू लुक फॉर हिम एंड टू चोक आउट हिज लाइफ इफ आई मेट हिम, वो बोल रहा था कि मैं तो कभी कभार घर छोड़ता था क्योंकि वो जिसने मुझे मारने की कोशिश की थी वो एक बार मुझे मिल जाए तो मैं उसके जिंदगी का गला दबा दूं, और वह मेरे हाथों से बच गया है। वो बोलता है कि चोक आउट यानी कि दबा देना, हिज लाइफ इफ आई मेट हिम, वो मिलते में उसकी जिंदगी का गला दबा देता। ही शुक हिज रेड रिग्रेटफुली, ठीक है। He has escaped my hands, वो बोलता है कि लेकिन वो मेरे हाथों से बच गया है। I hope at least he died as he deserved, और वो बोलता है कि मुझे उम्मीद है कि कम से कम वो ऐसी मौत मर गया होगा जो कि वो डिजर्व करता था, जिसके वो लायक था। तो ज्योतिषी बोलता है yes, हाँ, said the astrologer, ज्योतिषी ने कहा हाँ। He was crushed under a lorry, the other looked gratified to hear it, ज्योतिषी ने कहा कि उसे एक लॉरी ने कुचल दिया, उसको एक लॉरी ने कुचल दिया था और वो अभी मर चुका है। यह सुनकर ग्रेटिफाइड यानी कृतज्ञ हो जाना, सेटिस्फाइड यानी समाधानी हो जाना, दूसरा ग्रेटिफाइड हो जाता है। द प्लेस वॉज डेजर्टेड बाय द टाइम द एस्ट्रोलॉजर पिक्ड अप हिज आर्टिकल एंड पुट देम इनटू हिज बैग, अभी देखो समय के अनुसार जगह सुनसान हो चुकी थी। ज्योतिषी ने अपना जो लेखा जोखा था वो वहां से उठाया और अपने बैग में डाल लिया। द ग्रीन शाफ्ट वॉज ऑल्सो गॉन, जो हरी कलर की लाइट आती थी वो भी अभी जा चुकी थी। लीविंग द प्लेस, ओके, The place was deserted by the time the astrologer picked up his article and put them into his bag. समय के अनुसार वह जो जगह थी अभी सुमसाम हो चुकी थी। The green shaft was also gone, जो हरी लाइट की रोशनी थी, हरी रोश कलर की जो रोशनी थी वो भी अभी जा चुकी थी। Leaving the place in darkness and silence, leaving the place in darkness and silence, सभी जगह वहां पे डार्कनेस यानी कि सभी जगह पे अंधेरा हो चुका था और साइलेंस यानी कि शांति हो चुकी थी, ठीक है। उसके बाद द स्ट्रेंजर हैड गॉन ऑफ इनटू द नाइट एंड गिविंग द एस्ट्रोलॉजर हैंडफुल ऑफ कॉइन्स, वो जो अजनबी था वो निकल गया, जो कस्टमर था ज्योतिषी का अपने, वो निकल गया, लेकिन उसने जाने से पहले एस्ट्रोलॉजर को, ज्योतिषी को बहुत सारे सिक्के, मुट्ठी भर सिक्के दिए और वो चला गया। इट वॉज नियरली मिड नाइट व्हेन द एस्ट्रोलॉजर रीच्ड होम, अभी मध्य रात्रि हो चुकी थी जब एस्ट्रोलॉजर अपने घर पहुंचा, ज्योतिषी घर पहुंचा। हिज वाइफ वॉज वेटिंग फॉर हिम एट द डोर, उसकी जो पत्नी थी वो दरवाजे पे उसका इंतजार कर रही थी। एंड डिमांडेड एन एक्सप्लेनेशन, और वो उसने पहुंचते उसको बोला कि आपको इतनी देर क्यों हो गई, और स्पष्टीकरण मांगा। ही फ्लंग द कॉइन्स एट हर, फ्लंग यानी फेंक देना, तो उसने क्या किया, वो सिक्के उसकी वाइफ की तरफ फेंक दिए एंड उसको बोला एंड सेड काउंट देम, वन मैन गेव ऑल दैट, मी इसको गिन लो, एक आदमी मुझे ये सब देकर गया है। 12.5 आनाज, शी सेड, वो बोलती है, गिनते हुए बोलती कि ये तो 12.5 आने हैं। शी वॉज ओवरजॉयड, उसकी पत्नी बहुत खुश हो गई। आई कैन बाय सम जैगरी, जैगरी यानी कि गुड़, एंड कोकोनट, आई कैन बाय सम जैगरी एंड गुड टुमारो, कल जाके मैं गुड़ और नारियल खरीद लूंगी। द चाइल्ड हैज बीन आस्किंग फॉर, the child has been asking for स्वीट्स फॉर सो मेनी डेज नाउ, उसका जो बच्चा था वो कुछ दिनों से मिठाई की मांग कर रहा था। आई विल प्रिपेयर सम नाइस स्टफ फॉर हर, मैं उसके लिए कुछ अच्छा कल बना दूंगी, ऐसा वो कहती है। द स्वाइन हैज चीटेड मी, स्वाइन यानी सुअर, द स्वाइन हैज चीटेड मी, तो अपना ज्योतिषी बोलता है वो सुअर ने मुझे धोखा दिया है। ही प्रॉमिस्ड मी अ रुपी, उसने कहा था कि वह मुझे 1 रुपया देगा। एंड शी लुक्ड अप एट हिम, यह बोलते ही, ज्योतिषी बोलते ही वो ज्योतिषी की ओर देखती है उसकी पत्नी और बोलती है, यू लुक वरीड, व्हाट इज रॉन्ग, आप चिंतित दिख रहे हैं, क्या बात है। वो बोलता है नथिंग, ये नथिंग यानी कि कुछ भी तो नहीं, ठीक है। आफ्टर डिनर, खाना हो जाने के बाद, सिटिंग ऑन द पायल, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे पायल का मीनिंग है सिटिंग कॉट, यानी कि वो एक प्रकार का बेंच होता है
जिसपे बैठा जाता है और सोया जाता है, वो पुराने जमाने में था। आफ्टर डिनर, डिनर यानी कि रात का खाना होने के बाद, सिटिंग ऑन द पायल बेंच पर बैठते हुए, ही टोल्ड हर, ज्योतिषी ने अपनी पत्नी को कहा, डू यू नो ग्रेट लोड इज गॉन फ्रॉम मी टुडे, क्या तुम जानती हो कि आज मुझसे बहुत बड़ा भार चला गया है, मेरे ऊपर से आज बहुत बड़ा भार निकल गया है। आई थॉट आई हैड द ब्लड ऑफ अ मैन ऑन माई हैंड्स ऑल दीज ईयर्स, उसने कहा कि मुझे लगा कि मेरे हाथ किसी के खून से रंगे हैं, इतने सालों में मैं सोच रहा था। दैट वॉज द रीजन वाई आई रैन अवे फ्रॉम होम, यही कारण था कि मैं अपना घर छोड़कर भाग आया। सेटल्ड हियर, यहाँ पे बस गया। एंड मैरिड यू, तुमसे शादी कर ली। ही इज अलाइव नाउ, लेकिन वो आदमी अभी जिंदा है। शी गास्प्ड, यू ट्राइड टू किल हिम। गास्प्ड यानी क्या कि वो हांफने लगी, उसकी सांसें फूलने लगी और उसने बोला कि यू ट्राइड टू किल हिम, तुमने किसी को मारने की कोशिश की। यस, इन आवर विलेज, तब ज्योतिषी बोलता है, हाँ हमारे गांव में। व्हेन आई वाज अ सिली यंगस्टर, यानी कि मैं जब एक मूर्ख नौजवान था। वी ड्रैंक, यानी कि हमने बहुत शराब पी ली थी। गैम्बल्ड, यानी कि जुआ खेला था। एंड क्वारल बैडली वन डे, और एक दिन बहुत झगड़ा किया। क्वारल यानी कि झगड़ा करना। व्हाई थिंक ऑफ इट नाउ, लेकिन अब मैं ये क्यों सोच रहा हूँ। टाइम टू स्लीप, अभी तो सोने का वक्त हो चुका है। ही सेड, यार्निंग यानी कि उसने जमाई दी और बोला। एंड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ ऑन द फायर, उसने जमाई दी और अब तो सोने का समय हो चुका है, मैं ये क्यों सब सोच रहा हूँ, ये बोलकर वो उस बेंच पर सो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द लोड ऑन द एस्ट्रोलॉजर्स माइंड। ठीक है, सो दिस द आंसर इज, वो बोलता है, द एस्ट्रोलॉजर थॉट दैट ही हैड द ब्लड ऑफ अ मैन ऑन हिज हैंड्स ऑल द ईयर्स, उसको लगता था कि उसके ऊपर किसी का खून है, किसी का खून उसने किया था, ये लोड एस्ट्रोलॉजर पर था। फ्रेंड्स देखिए, आज हमने ये जो पूरा हमारा लेसन है ये कंप्लीट कर लिया है। इसमें हमने पढ़ा है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। ठीक है, एंड सिलेबस का मैंने लेक्चर इससे पहले अपलोड कर दिया है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। इससे हमें पता चलता है कि आर के नारायण जी ने जो ये स्टोरी, उनके नॉवल में का ये जो एक स्टोरी है, सो दिस इज गिविंग अस द, यहाँ पे थोड़ी कॉमेडी भी हो जाती है बीच में, ह्यूमर भी आ जाता है, यानी कि इंसान सोच में पड़ जाता है कि देखिए ऐसे बहुत सारे ज्योतिषी होते हैं जिनको खुद को समझ में नहीं आता कि आगे जाके क्या होने वाला है, लेकिन वो दूसरों का भविष्य बताते हैं। तो उसी टाइप ये स्टोरी है, आप ये जरूर एक बार लर्न कीजिएगा, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी आपके पास टाइम है, ये लॉकडाउन पीरियड में आपको पढ़ाने के लिए मैंने ये सेशन स्टार्ट किया हुआ है। तो कल हम पढ़ेंगे इसके आगे का लेसन नंबर 2। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। एंड आई होप आपको अगर समझ में आ गया होगा लेसन, कमेंट थ्रू मुझे बता दीजिएगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, सो देन लेट मी नो। हैव अ ग्रेट डे अहेड, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे हेल्दी, stay happy and do your study. Bye.